जय हिंद दोस्तों। आज 10 जून 2022 है। दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं और वीडियो को निश्चित तौर पर लाइक कर दें। अब देखिए, राष्ट्रपति चुनाव चर्चा में है। हमारे देश के 16वें राष्ट्रपति का जो है चुनाव होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। लक्ष्मीकांत की बुक में राष्ट्रपति के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अनुच्छेद 52 से लेकर के राष्ट्रपति का जो है प्रोविज़न स्टार्ट होता है, तो जाकर के देख लीजिएगा। इसके अलावा राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित सदस्य, संसद के निर्वाचित सदस्य टोटल 776 हैं और टोटल विधायक जो हमारे देश में निर्वाचित विधायक हैं वो 4033 हैं। तो ये 4033 विधायक और 776 सांसद ये वोटिंग करते हैं राष्ट्रपति के लिए। भारत एक गणतंत्र क्यों है? देखिए, भारत गणतंत्र इसलिए है कि भारत के जो कार्यपालिका प्रमुख होता है या राष्ट्र का जो प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति का चुनाव जनता के द्वारा जब किया जाता है तो वैसी व्यवस्था को गणतंत्र कहते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए कि क्या ब्रिटेन में गणतंत्र है, तो आप कहिए नहीं, ब्रिटेन में गणतंत्र नहीं है, क्योंकि ब्रिटेन का जो प्रमुख है, वहाँ के जो राज्य का प्रमुख है वो है राजा और रानी, और राजा और रानी का चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता, तो इसलिए वो गणतंत्र नहीं है। भारत गणतंत्र इसलिए है कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भले ही ना हो, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, क्योंकि सांसदों को हम लोग चुनते हैं, जनता चुनती है, और विधायकों को भी जनता चुनती है, और वो जाकर के राष्ट्रपति को चुनते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट डेट याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि नामांकन की जो तिथि है वो 15 जून को है, अंतिम तिथि है 29 जून को है, राष्ट्रपति का चुनाव 18 जुलाई को होगा, और निर्विरोध अगर चुनाव नहीं होता तो वैसी स्थिति में 21 को मतगणना होगी। 24 तारीख को हमारे देश के वर्तमान राष्ट्रपति महोदय श्री रामनाथ कोविंद जी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। व्यक्तिगत रूप से देखा जाए, अगर एक व्यक्ति के रूप में देखा जाए और पद के रूप में देखा जाए, तो पद के रूप में देखा जाए तो रामनाथ कोविंद जी 15वें राष्ट्रपति हैं देश के, और व्यक्ति के रूप में देखा जाए तो 14वें राष्ट्रपति हैं, क्योंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार हमारे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी जो मत मूल्य होता है उसको निकालने का भी एक प्रोसेस होता है। बिहार की मैं बात करूं तो मत मूल्य एक विधायक का कैसे निकाला जाता है, तो ये इसका फॉर्मूला है कि राज्य की कुल जनसंख्या, मान लेते हैं बिहार की जनसंख्या 12 करोड़, अपॉन जो विधायक की टोटल सीट है, जो विधानसभा में कुल निर्वाचित सीट है वो है 243, गुना 1/1000 अगर आप कीजिएगा तो ये एक विधायक का बिहार के एक विधायक का मत मूल्य निकल जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के एक विधायक का मत मूल्य होता है 208, जो देश में सर्वाधिक है, और सिक्किम के एक विधायक का मत मूल्य होता है 7, जो देश में सबसे कम है। सांसदों के मत मूल्य जो होते हैं वो 700 होता है। तो ये सब पॉइंट से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बाकी इसको डिटेल में देख लीजिएगा, हो सके तो इस पॉइंट को लिख लीजिएगा, चूँकि लक्ष्मीकांत की बुक में भी ये सब डिटेल में नहीं दिया हुआ। ये जो मत मूल्य का कॉन्सेप्ट है ये लक्ष्मीकांत के बुक में भी आपको डिटेल में नहीं मिलेगा। एक छोटा सा पॉइंट ये है, इसको देख लीजिएगा। दादा दादी पे सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा भरोसा। देखिए, ये इशू बेसिकली चर्चा में क्यों है, क्योंकि हो क्या रहा है कि कई सारे बच्चे जो अनाथ हुए हैं कोविड के दौरान, अगर उनके दादा दादी जिंदा हैं तो वैसी कंडीशन में दादा दादी पे सुप्रीम कोर्ट को भरोसा है कि वो अपने जो पोता पोती है उसका देखभाल अच्छे से करेंगे। राज्यसभा चुनाव आज 16 सीट के लिए राजनीतिक संघर्ष। अगेन, देश में कुछ चुनाव हो रहे हैं, एक राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, एक उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, एक राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, एक विधान परिषद का चुनाव हो रहा है। तो ये सारा का सारा चुनाव को देख लीजिएगा। राज्यसभा का चुनाव कैसे होता है, राज्यसभा के चुनाव में कौन कौन शामिल होते हैं, नहीं शामिल होते हैं। विधान परिषद का चुनाव कैसे होता है, कौन शामिल होता है, नहीं शामिल होता है। राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन शामिल होते हैं, नहीं शामिल होते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या उसका प्रोसेस है, ये सब देख लीजिएगा। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। पढ़ने का बेस्ट तरीका यही है कि जो आप न्यूज़ पढ़ रहे हैं,
दैनिक जागरण में अगर आप ये न्यूज़ पढ़ रहे हैं कि राज्यसभा का चुनाव आज होने वाला है, तो राज्यसभा के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लक्ष्मीकांत से देख लें, तो यही पढ़ने का बेसिक तरीका होता है। पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदुओं के मंदिर के लिए तोड़फोड़, पाकिस्तान में इस तरह से तोड़फोड़ होता है, लेकिन ओआईसी यहाँ पे खामोश है। विश्व का कोई देश बोलने वाला नहीं है, क्योंकि हिंदू कंट्री की अगर बात किया जाए तो एकमात्र हिंदू कंट्री है विश्व का, वो है नेपाल। नेपाल ही एकमात्र हिंदू कंट्री है विश्व का। मुस्लिम कंट्री तो विश्व में 53 है, लेकिन हिंदू कंट्री बिल्कुल नहीं है। हालांकि इस पर भी एक्शन लिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि ओआईसी को इस पर भी कमेंट किया जाना चाहिए कि जो अगर ओआईसी भारत की माइनॉरिटी के लिए चिंतित है, तो सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों चिंतित है भाई? फिर तो वो सिख के लिए भी चिंतित होना चाहिए, फिर ईसाई के लिए भी उनको चिंतित होना चाहिए, तो सभी के लिए चिंतित होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जो ओआईसी देश में खुद वहाँ पे उत्पीड़न होता है, वहाँ पे जो है माइनॉरिटी पर उत्पीड़न होता है, तो उस पर भी ओआईसी को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। बहरहाल इस टॉपिक पर हमने कई बार डिस्कस किया है। इस बार खास होगा स्वतंत्रता दिवस, हर घर फहरेगा राष्ट्रीय ध्वज। एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। देखिए, एक अच्छा इनिशिएटिव लिया जा रहा है, और ये लिया जा रहा है कि जिस तरह से हमारे यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स चेक होता है या एयर इंडेक्स चेक होता है, उसी तरह से हीट इंडेक्स चेक होगा। और हीट इंडेक्स चेक होने का रीज़न क्या है? क्योंकि मार्च में जो इस बार गर्मी पड़ी है वो 122 साल में सबसे अधिक गर्मी पड़ी है। अब सोच के देखिए, 122 साल की गर्मी का रिकॉर्ड मार्च 2022 ने तोड़ दिया। तो ऐसी स्थिति में हम यह अनुमान लगाना चाहते हैं कि गर्मी आने वाले समय में क्या रहेगी, नहीं रहेगी, उसके लिए हीट इंडेक्स लॉन्च कर रही है मौसम विभाग। अगेन, राष्ट्रपति के चुनाव का यहाँ प्रक्रिया है, देखिए इसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या है, नहीं है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है। तनाव को लंबा खींचना हो भारत चीन के हित में नहीं, विदेश मंत्रालय। अब देखिए, चीन हमेशा चर्चा में, एक ऐसा न्यूज पिछले 2 साल से तो चर्चा में देख रहा हूँ, एक ऐसा न्यूज जो डेली चर्चा में, उसको डेली पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर उसमें मान लीजिए कोई डेवलपमेंट होता है, मान लीजिए कि आज भारत और चीन के बीच में कोई समझौता हो जाएगा, तो फिर आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें पढ़ना ये चाहिए कि भारत और चीन के बीच में जो बेसिक रिलेशन है, क्या पॉजिटिव रिलेशन है, क्या नेगेटिव रिलेशन, उसको देख लीजिए। कहाँ दोनों देश एक दूसरे को सहयोग करते हैं और कहाँ दोनों देश एक दूसरे का विरोध करते हैं, दोनों ही पर्सपेक्टिव को देख लीजिए। एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, अगर हो सके तो उसे देखिएगा। चीन और भारत के बीच में पॉजिटिव रिलेशन भी है, नेगेटिव रिलेशन भी है। कोई भी संबंध जो है पूरी तरह से ना तो काला होता है ना तो वाइट होता है। डिप्लोमेसी में एक टर्म होता है कि बीच का रास्ता निकालना। डिप्लोमेसी में एक टर्म होता है कि ग्रे साइड, तो वो ग्रे साइड को पकड़ के बीच का रास्ता निकाला जाता है। 8 साल में 8 गुना बढ़ा है बायोटेक इकोनॉमी। भारत की बायोटेक इकोनॉमी जो 8 साल पहले 10 अरब डॉलर की थी, अभी 80 अरब डॉलर का हो गया है। तो एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। बाकी मैं महिला सशक्तिकरण के बारे में थोड़ा सा डिटेल से डिस्कस कर देता हूँ। महिलाओं को और सशक्त बनाने का नया प्रतिमान बनाया जा रहा है पीएम मोदी। महिला सशक्तिकरण जो है जीएस पेपर 1 में भी आपको पूछ सकता है, जीएस पेपर 2 में भी पूछ सकता है, जीएस पेपर 4 जो उसमें भी पूछता है, और इंटरव्यू में भी पूछता है, और एथिक्स में भी पूछता है, जीएस पेपर 4 में भी पूछता है। तो महिला सशक्तिकरण पे सेपरेट नोट बनाइएगा। अब देखिए, यहाँ पे जो है कुछ चीज़ों की चर्चा किया गया है कि महिला सशक्तिकरण के लिए क्या क्या उपाय किया गया। महिला सशक्तिकरण पे एक फेमस कोटेशन है गांधी जी का कि यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करेंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करेंगे। हाँ, यदि आप एक पुरुष को शिक्षित करेंगे तो सिर्फ एक व्यक्ति को शिक्षित करेंगे, यदि आप एक महिला को शिक्षित करेंगे तो पूरे परिवार को शिक्षित करेंगे। ये गांधी जी का कोटेशन है। इस कोटेशन को ऐसे वगैरह से पहले नोट कर सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए महिला सशक्तिकरण के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए सरकार ने क्या प्रयास किया। महिला सशक्तिकरण सम्मेलन प्रयागराज में दिसंबर 2021 में हुआ था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 1230 करोड़ रुपए की योजना आत्मनिर्भर महिला हेतु खर्च किया या दिए, बेसिकली दिए। दूसरा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के अनुसार 1020 महिला प्रति 1000 पुरुष पे है। तो यानी लिंगानुपात महिलाओं का बढ़ा है देश में, पुरुष से अधिक महिलाओं की संख्या हो गई है।
2008 से 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। मातृत्व अवकाश अधिनियम 1961 में संशोधन किया गया है वर्ष 2017 में, और 26 सप्ताह का सवैतनिक अवकाश दिया गया है। यदि कोई मदर बनती है, माँ बनती है कोई महिला, तो वैसे कंडीशन में उसे 26 सप्ताह का यानी 6 महीना का सवैतनिक अवकाश दिया जाता है, यानी वेतन के साथ अवकाश दिया जाता है। 9 करोड़ से अधिक मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिया गया है, और सुकन्या समृद्धि योजना जो योजना है उसमें 2.7 करोड़ खाते हो गए हैं देश में, जो महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार के द्वारा चलाई गई कुछ योजना है। इसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी आप कह सकते हैं, वो भी योजना है। इसके अलावा सुधारगिरी या स्वधारगिरी है, शायद स्वधारगिरी है, वो भी महिला सशक्तिकरण का पार्ट है। वन स्टॉप सेंटर भी महिला सशक्तिकरण का पार्ट है। इस तरह से कई सारे योजना है। अच्छा, एक छोटा सा मैं डिस्कशन करूंगा महिलाओं की शादी की उम्र 21 वर्ष करने के मायने। एक समिति 1 जून 2020 को महिला बाल विकास मंत्रालय ने जया जेटली समिति की सिफारिश किया था, और इस समिति के सिफारिश पे 31 सदस्यीय संसदीय समिति जो है बनाई गई है। इसके अध्यक्ष विनय सहस्रबुद्धे हैं, और इसमें एक महिला है सुष्मिता देव। तो एक समिति है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि महिलाओं की उम्र 21 साल शादी की होनी चाहिए, 18 वर्ष से बढ़ा करके 21 साल होनी चाहिए। इसके लिए जया जेटली समिति ने सिफारिश किया था, और जया जेटली समिति की सिफारिश को देखते हुए संसद में एक समिति बनाया गया, संसदीय समिति बनाई गई। उस समिति को लीड कर रहे हैं विनय सहस्रबुद्धे, और वो समिति बेसिकली डिसाइड करेगी कि महिला की शादी की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। लेकिन सबसे खराब पर्सपेक्टिव देखिए कि जो समिति ये डिसाइड करेगी 31 सदस्यीय समिति है, यानी 31 उसमें सदस्य हैं, उसके अध्यक्ष है विनय सहस्रबुद्धे। जो समिति ये डिसाइड करेगी कि महिलाओं की शादी की उम्र 21 वर्ष होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उसमें 31 सदस्य में सिर्फ एक सदस्य हैं जो महिला हैं, और वो सदस्य हैं सुष्मिता देव जो वेस्ट बंगाल से हैं। बांग्लादेशी हिंदुओं को चाहिए अल्पसंख्यक मंत्रालय, तो बांग्लादेशी हिंदू भी मांग कर रहा है कि उसे भी अल्पसंख्यक मंत्रालय दिया जाए। सामान्य गति से आगे बढ़ रहा मानसून, जल्द ही मानसून बिहार में भी प्रवेश कर जाएगा। 15 जून के आसपास बिहार में मानसून प्रवेश कर जाती है। देखिए, ये अगेन चर्चा में मानसून, तो मानसून के बारे में ज्योग्राफी के बुक में आपको डिटेल मिल जाएगा कि मानसून कैसे उत्पत्ति होता है, मानसून कैसे आता है, मानसून के कितने प्रकार हैं, उत्तर पूर्वी मानसून क्या है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून क्या है, सबसे अधिक वर्षा किस मानसून से होती है, भारत में वर्षा कैसे कैसे होती है। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको ज्योग्राफी के बुक में मिल जाएगा। तो जब पेपर में पढ़ते हैं कि कोई न्यूज़ चर्चा में है, मानसून अभी चर्चा में है, तो आपको इमीडिएटली जाकर के ज्योग्राफी के बुक से ये चीज़ पढ़ लेना चाहिए। उच्च शिक्षण संस्थान के आसपास के गांव कस्बे अपनाएं, इसको भी एक बार देख लीजिएगा। हैदराबाद दुष्कर्म नाबालिग आरोपित पे चल सकता है बालिग की तरह केस। देखिए, ये कहने की बात है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह का कोई चीज़ चलेगा। अब नाबालिग पे तो नाबालिग की तरह केस चलेगा, उस पर केस चलेगा, उस पर बालिग की तरह केस क्यों चलेगा, सवाल उत्पन्न ये होता है। तो आपको पहले ही, जैसे मान लीजिए आपने नाबालिग घोषित किया हुआ है कि 18 वर्ष से कम के जो व्यक्ति होंगे वो नाबालिग हैं, तो नाबालिग अगर रेप किया तो नाबालिग पे ही की तरह ही उस पर चलेगा, कार्रवाई चलेगा, बालिग की तरह नहीं चलना चाहिए, चलेगा भी नहीं। इनफैक्ट कहने की बात है, लेकिन भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 कहता है, अनुच्छेद 20 ये कहता है कि अगर कोई वर्तमान का अपराध है, आज का वर्तमान का कानून है, वो पूर्व के अपराध पे लागू नहीं होगा। उसका मतलब ये है कि अगर आज मान लीजिए ये कानून बना दिया जाए कि 15 वर्ष से जो अधिक उम्र के बच्चे होंगे, 18 वर्ष की जगह अब 15 वर्ष कर दिया जाए कि 15 वर्ष से अधिक उम्र के जो बच्चे होंगे वो अगर किसी तरह से रेप की घटना में इन्वॉल्व होता है तो उस पर बालिग की तरह केस चलेगा। अगर आज ये कानून बना दिया जाए और रेप मान लीजिए 1 महीना पहले हुआ है तो ये कानून उस रेप पे लागू नहीं होगा। ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 कहता है, और अनुच्छेद 20 मौलिक अधिकार के तहत आता है। तो अच्छा यही होता है कि आज आप कानून बना दीजिए, सरकार ये कानून बना दे कि बालिग हो या नाबालिग हो,
15 वर्ष से ऊपर के कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी भी तरह के रेप या हीनियस क्राइम मैटर में शामिल हो, मान लीजिए वो जाकर किसी को गोली मार दे, 15 साल का लड़का, तो उस पर क्या होगा? तो उस पर जो है अगर एक लड़का है जो 15 साल का है या 16 साल का है, तो वो अगर किसी को जाकर के गोली मार दे, तो उस पर क्या होगा कि जेल उसको नहीं होता, उसको जो है बाल सुधार गृह में भेजा जाता है, 3 महीना या 6 महीना रह करके वो फिर वहाँ से निकल जाता है। तो इसलिए बच्चों को आज के समय में जो बड़ा बड़ा क्रिमिनल होता है वो बच्चों को इन्वॉल्व करता है क्राइम करने के लिए। तो इसलिए आवश्यक ये है कि अब हमें कुछ सख्त एक्शन लेना चाहिए, और सख्त एक्शन लेकर के 15 साल से जो अधिक उम्र होगा, 18 साल को घटा करके 15 वर्ष कर ले, कि 15 वर्ष से जो अधिक एज के व्यक्ति होंगे वो किसी तरह के हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो उस पर बालिग की तरह मुकदमा चलेगा, ये कहना चाहिए। बाकी मुझे नहीं लग रहा है कि ये जो न्यूज़ है इस न्यूज़ में कोई सच्चाई है, क्योंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 कहता है कि वर्तमान का कानून पूर्व के अपराध पे लागू नहीं होगा। पढ़िएगा तो एक बार पढ़ लीजिएगा, अधिक इम्पोर्टेंट नहीं है ये भी। देखिए ये एडिटोरियल इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ डाटा यहाँ पे काफ़ी गलत दिया हुआ। देखिए यहाँ पे जो है ये बता रहा है कि जनगणना की शुरुआत ब्रिटिश काल में 1861 में हुआ। अब बताइए, एक एडिटोरियल में ये बता रहा है कि 1861 में जनगणना की शुरुआत हुआ। हम सब जानते हैं कि भारत में पहली बार जनगणना की शुरुआत हुआ था 1872 में, लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लेकिन वो जो रेगुलर जनगणना थी उसकी शुरुआत हुआ था 1881 में, लॉर्ड रिपन के समय में हुआ था, और ये बता रहा है 1861 में शुरुआत हुआ। तो मुझे लग रहा है कि ये गलत है डाटा। हालांकि आप लोग भी बताइए क्या ये गलत है या नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये गलत डाटा। अब देखिए सबसे पहला जनगणना हुआ था 1881 में, उसके बाद 1891 में हुआ, उसके बाद 1901 में हुआ, 1921 में हुआ, 1911 में हुआ, 1921 में हुआ और 1931 में हुआ। तो ये जो 6 जनगणना थे, ये उस समय में क्या होता था कि जनगणना के साथ ही जातिगत जनगणना करवाई जाती थी। जनगणना हो रहा उसी समय में जातिगत जनगणना करवाई जाती थी। 1931 तक जातिगत जनगणना हुई और उसके बाद जातिगत जनगणना नहीं हुई, क्योंकि 1931 के बाद देखिए 1941 में क्या हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उस समय जनगणना नहीं हो पाया, और उसके बाद जो है भारत आज़ादी हो गया। तो आज़ादी के बाद जो है जनगणना में ये कॉलम हटा लिया गया, जाति जो है कॉलम उसको हटा लिया गया था 1951 के बाद। इसलिए जो बिहार में भी जनगणना की बात कर रही है, या जो हमारे पास डाटा है, इनफैक्ट वो डाटा है आपको 1931 का। आज भी हमारे पास डाटा है 1931 का। इनफैक्ट मंडल आयोग जो बना था, या काका साहब कालेकर आयोग बना था, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग या दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग कहिए आप, ये दोनों ही 1931 के जनगणना के आधार पे ही पिछड़ा वर्ग की संस्तुति किया था। तो इसलिए आज आवश्यक है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और जातिगत जनगणना होनी चाहिए इसके पक्ष में भी कुछ पॉइंट आपके पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इसके पक्ष में भी कुछ पॉइंट होना चाहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको कंक्लूजन ड्रॉ करने को कहे तो आप कहिए कि जातिगत जनगणना होगा। क्यों? क्योंकि अगर बिहार सरकार करवा रहा है और बीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा आपसे प्रीलिम्स में, मेंस में या इंटरव्यू में, मान लीजिए क्या जातिगत जनगणना नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, आप बोलिएगा कि नहीं होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशन में एक खराब इंप्रेशन जाएगा। जिस सरकार में आपको काम करना है उस सरकार के अगेंस्ट में आपको नहीं होना चाहिए। तो इसलिए जातिगत जनगणना के बारे में कुछ पॉजिटिव पॉइंट आप बोलिए कि सर हमारे पास जो है जातिगत जनगणना का कुछ पॉजिटिव पॉइंट में आप ये बोल सकते हैं कि हमारे पास 1931 का डाटा है, वर्तमान का डाटा नहीं है। अगर जातिगत जनगणना होगी तो वैसी स्थिति में विभिन्न पिछड़ी जातियों का पता चल पाएगा, और विभिन्न पिछड़ी जातियों को पता चलेगा तो उसके आधार पर सरकार जो है विभिन्न क्रियाओं का योजनाओं का जो है निगरानी कर सकती है या उसका क्रियान्वयन कर सकती है। उसके लिए पर्टिकुलरली योजना बना करके उन्हें समाज के मुख्य धारा में ला सकती है। तो ये सब पॉइंट आप कह सकते हैं पॉजिटिव में। नेगेटिव में कह सकते हैं कि दलीय राजनीति में जाति की भूमिका अधिक बढ़ जाएगा। दूसरी बात क्या है कि जाति आधारित संघर्ष की क्रिएशन हो सकता है, उत्पत्ति हो सकता है। तीसरा कह सकते हैं कि कुछ जाति जिन्होंने उचित लाभ प्राप्त कर लिया उससे हो सकता है कि लाभ मिलना बंद हो जाए, तो इसको भी नेगेटिव में कह सकते हैं। तो कई सारे पॉइंट है, इस पर कुछ पॉइंट आप लोग पॉजिटिव में बनाइएगा, कुछ पॉइंट नेगेटिव में बताइएगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है कि जनगणना जो होता है, जनगणना
ये सेंट्रल लिस्ट का है, यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 247 में जो 3 सूची बांटा गया है, समवर्ती सूची, राज्य सूची और संघ सूची, तो संघ सूची का विषय है, इसलिए बिहार जातिगत जनगणना नहीं करवा सकता। हाँ, तो फिर करवाएगा क्या? तो बिहार जाति आधारित गणना करवा सकता है, जनगणना नहीं करवा सकता। इसलिए अब देखिएगा, अब जो भी पेपर पढ़िएगा आपको जाति आधारित गणना टर्म मिलेगा। या बिहार जाति आधारित गणना करवा सकता है, जनगणना नहीं करवा सकता है, या बिहार जाति आधारित सर्वे करवा सकता है। तो बिहार सर्वे के नाम से या गणना के नाम से करवाएगा, जनगणना के नाम से बिहार को करवाने का यह अधिकार नहीं दिया है भारत के संविधान ने। मध्यस्थ की भूमिका में भारत, इसको पढ़िएगा, ये वैश्विक दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट मुझे ये पार्ट लग रहा है। यद्यपि इस पे भी हमने चर्चा किया है, चीन के साथ भी रिलेशन पे चर्चा हमने किया है। जिस तरह से अफ्रीका महाद्वीप में चीन अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा है और कई सारे अफ्रीकन देश में चीन का जो है लगभग गुलाम तो नहीं कहूँगा, लेकिन कई सारे वहाँ की प्रॉपर्टी को चीन को दे दिया। कर्ज चुकाने में वो देश सक्षम नहीं है, चीन को प्रॉपर्टी गिरवी रखना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में उन देशों को निकालने का काम कर रही है भारत। इसी तरह से आप देखिएगा, मालदीव एक समय में चीन के कर्जाल में फंस गया था, उसे भारत निकाला है। इसी तरह से आप देखिएगा, श्रीलंका कर्जाल में फंस गया था, उसे भारत निकाल रहा है वर्तमान में। तो विश्व के कई सारे देश जो चीन के कर्जाल में फंसे थे, उसे भारत निकालने का प्रयास कर रहा है। तो इसको एक बार आप लोग पढ़िएगा। आरबीआई के फैसलों से सहकारिता क्षेत्र के विकास को और मिलेगी रफ्तार। सहकारिता हमारे देश की रिसेंट सबसे नवीन मंत्रालय है, जिसके मंत्री हैं अमित शाह जी। तो सहकारिता एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से होता है। सहकारिता का प्रोविजन कहाँ है? आर्टिकल 19 में भी सहकारिता का प्रोविजन है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी सहकारिता का प्रोविजन है, आर्टिकल 243 में भी सहकारिता का प्रोविजन है। तो मैं एक दिन डिटेल से इस पर डिस्कस कर दूंगा, सहकारिता का कहाँ कहाँ प्रोविजन भारत के संविधान में दिया गया है और सहकारिता को लेकर के क्या क्या अपेक्षित प्रयास करने चाहिए, क्या किया जा रहा है। बाकी इस टॉपिक में भी कई बार हमने चर्चा किया है, इसको पढ़ लीजिएगा। और इस टॉपिक पे एक सेपरेट नोट्स आपके पास होना चाहिए कि सहकारिता को लेकर के हम क्या क्या करने वाले हैं। लोन देने वाले डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए जल्द नए नियम दास। कई सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं, जैसे धानी पे ऐप है या कई सारे अन्य ऐप हैं। वो ऐप क्या कर रही है कि लोन काफ़ी महंगे दर में प्रोवाइड कर रही है, तो जिससे कई सारे लोग इसमें ट्रैप में एक तरह से फंस रहे हैं। तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लोन देगा उसके लिए आरबीआई जल्द नए नियम लाने वाली है। निश्चित तौर पे एक सकारात्मक कदम है ये। कृष्णा श्रीनिवासन होंगे आईएमएफ के एशिया प्रशांत निदेशक। आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन 1944 के द्वारा हुआ था, लेकिन इसकी औपचारिक शुरुआत हुई थी 1945 में। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। इसके वर्तमान में जो प्रमुख है क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं और भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ उप प्रमुख हैं। यानी फर्स्ट नंबर पे ये जो सबसे जो हेड होती हैं वो क्रिस्टिना जॉर्जिवा हैं और सेकेंड हेड हैं गीता गोपीनाथ, जो भारत की ही हैं। इसके जो एशिया प्रशांत विभाग के जो निदेशक हो गए हैं कृष्णा श्रीनिवासन हो गए हैं। ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। टोटल इसमें 190 देश में है और अंडोला इसका 109वां देश है। 190 नंबर का जो देश है वो अंडोला है, जो यूरोप में है बेसिकली। तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है। बाकी इस आईएमएफ का जो मनी होता है या आईएमएफ की जो मुद्रा होती है उसको कहा जाता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ये आईएमएफ मुद्राओं की एक ऐसी टोकनी है जिससे अमेरिकी डॉलर, जापानी येन, चाइनीज युआन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग आदि शामिल है। चाइनीज युआन को 2015 में विशेष आहरण अधिकार की मुद्रा टोकरी में रखा गया। तो एसडीआर होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, इसे आईएमएफ की मुद्रा भी कहा जाता है। इसमें डॉलर, येन, चाइनीज युआन, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग इसमें शामिल है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है आईएमएफ के द्वारा, जो वर्ष में 2 बार होता है रिपोर्ट जारी, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट। बाकी भारत और म्यांमार संबंधों के बारे में कल भी हमने डिस्कस किया है, तो इसमें मैं आज डिस्कस नहीं करूंगा।
तेजी से बढ़ रही खाद्यान्न संकट का खतरा। अब देखिए रूस यूक्रेन रूस पे आरोप लगाता है कि आपके कारण विश्व में खतरा इसका बढ़ रहा है। एक बार पढ़ लीजिएगा इसको। संयुक्त राष्ट्र में चीन रूस के वीटो से उत्तर कोरिया का बचाव। अब उत्तर कोरिया ने जो है मिसाइल का परीक्षण किया, परमाणु मिसाइल का भी वो परीक्षण करता है, लेकिन चीन और रूस उस पर वीटो कर देता है। अमेरिका लाता है, चीन और वीटो कर देता है। इसलिए भारत लगातार मांग उठाता है कि यूनाइटेड नेशन में समय आ गया है कि रिफॉर्म्स की आवश्यकता है। वो संगठन जो 1945 में बना था, वो संगठन क्या आज प्रासंगिक है? यूनाइटेड नेशन किस तरह से अप्रासंगिक हो रहा है हम लोग देख रहे हैं। नोकिया कंपनी देखिए किस तरह से अप्रासंगिक हो गई, जबकि नोकिया कंपनी जब आया था मोबाइल सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी कंपनी थी, आज अप्रासंगिक हो गई है। यानी समय और परिस्थिति के साथ जो नहीं बदलता वो अप्रासंगिक हो जाता है, चाहे व्यक्ति हो, चाहे संगठन हो, चाहे कोई भी हो। तो यूनाइटेड नेशन भी समय और परिस्थिति के साथ बदल नहीं रहा है। 1945 में भी इसमें 5 परमानेंट सदस्य थे इसके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, और आज भी 5 परमानेंट सदस्य हैं। तो आवश्यकता इसमें है कि अगर यूनाइटेड नेशन को प्रासंगिक रखना है तो इसमें रिफॉर्म्स की आवश्यकता होनी चाहिए, और भारत लगातार इसका बात करता है। क्योंकि देखिए अगर उत्तरी कोरिया परमाणु परीक्षण कर रहा है तो उस पर सैंक्शन लगना चाहिए, और चीन उस पर सैंक्शन लगने देगा नहीं, वीटो है चीन के पास। इसी तरह से अगर आप देखिएगा कि मसूद अजहर को हमें आतंकवादी घोषित करना था, चीन लगातार उसमें वीटो कर रहा था। तो एक व्यक्ति जो आतंकवाद किया है, भारत में आतंकवादी घटना फैलाया है, उसको चीन लगातार वीटो करके रोक रहा था। तो इस सब कारण आप बोल सकते हैं कि यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म्स की आवश्यकता, और एक ज़बरदस्त रिफॉर्म्स की आवश्यकता। बाकी इस न्यूज़ को एक बार पढ़ लीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड पे अंकुश लगाने से ग्लोबल वार्मिंग घटेगा नहीं। ग्लोबल वार्मिंग का कई सारा कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड उसका एक कारण है। मीथेन के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण भी बढ़ रहा है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के कारण भी बढ़ रहा है, जलवाष्प के कारण भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को रोकना ही ग्लोबल वार्मिंग को कम करना नहीं है। और दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिया हुआ है कि पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में किया था हमने, उसमें हमने ये फिक्स किया था, तय किया था कि जो इस सदी के लास्ट तक यानी 2100 तक, इस सदी के आखिर तक हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करना है, या जो हमें वैश्विक टेम्परेचर है उसको 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़ने देना, और कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ना बढ़े। ये पेरिस में हमने कमिटमेंट किया था। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि इस सदी के आखिर तक हमें 2 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक वैश्विक तापमान को नहीं बढ़ने देना है, और कोशिश करना है कि यह तापमान 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं बढ़े। लेकिन जिस तरह से वर्तमान में बढ़ रहा है उससे ये लग रहा है कि 2035 तक ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड और 2050 तक ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड हमारा बढ़ जाएगा। अब सोच कर देखिए, मार्च महीने में हीट वेव भारत में इतना रहा है जो 122 साल में सबसे अधिक रहा है। अभी ग्लोबल वार्मिंग का पीक नहीं आया, और जिस दिन पीक आ गया पूरा विश्व का नाश हो जाएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।